Hello friends, today I am discussing with you the types of economy. तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इकोनॉमी जो हमारा उत्पादन होता है, वितरण होता है एवं खपत होती है, उसकी सामाजिक प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था होती है वो हमारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका एक समसामयिक चित्रण होती है। तो समसामयिक चित्रण का मतलब क्या है? ये हमारी वर्तमान की आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमें बताती है। तो अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ प्लस में व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। व्यवस्था प्रणाली, तो वह प्रणाली जहाँ से हम अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, खर्च करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये हमें हमारे वर्तमान की आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमें बताती है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो वैसे तो दो प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो दो प्रकार हमारे कौन कौन से हैं? एक तो होता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व। दूसरा होता है विकास के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वो तीन प्रकार की होती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार से विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो आज मैं आपको स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो स्वामित्व के आधार पर हमने पहला प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जिसमें क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारे फैसले निजी व्यक्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से लेते हैं। सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी लेसिज फेयर पॉलिसी होती है, अहस्तक्षेप की नीति होती है। तो व्यक्ति को जिस वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा बेनिफिट आता है उसी वस्तु का उत्पादन होता है वहाँ पर। तो क्या, कैसे, कब, ये सारे निर्णय कौन लेता है? निजी व्यक्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से लेते हैं। तो ये कौन सी है? हमारी सारे निजी क्षेत्र है। तो ये जो प्रणाली है पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है, ये सबसे पुरानी एवं मजबूत अर्थव्यवस्था है। जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं वो उनमें सभी में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जिस तरह से अमेरिका, जर्मनी है, रूस है, जापान है, कनाडा है, इन सभी में क्या है? हमारी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था देन किसकी है? जो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ है उसकी देन है ये अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ की देन है। तो उसकी विचारधारा पर आधारित है ये। लेसिज फेयर अपने आप हो जाती है कि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं, कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? चाहे वो वेज हो, चाहे वो प्राइस हो, अपने आप निर्धारित हो जाती है। तो इस प्रकार से इस अर्थव्यवस्था के क्या हैं? कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं। गुण क्या हैं? गुण, सबसे पहला ही गुण ये है कि इसमें साधनों का सबसे बढ़िया से बढ़िया माने पूर्ण उपयोग किया जाता है। निजी व्यक्ति हैं लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, वो साधनों को मतलब मजदूर है उसको काम पर लगाया, उसको मजदूरी 100 रुपये दे रहा, तो उससे कम से कम वो 120 का काम लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर सभी साधनों का भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम उसका पूरा उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर काम की प्रेरणा मिलती है। कि काम की प्रेरणा क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति ज़्यादा काम करता है उसको वेज ज़्यादा मिलती है, जो कम काम करता है उसको कम मिलती है। तो उनके लिए एक क्या है? एक मोटिवेशन है कि मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो उसके पर्सनल खुद का इंटरेस्ट होता है। तो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से इस इकोनॉमी में सारा कुछ किया जाता है। तो ये भी है। दूसरा, इसमें उपभोक्ता होता है, उसकी प्रभुसत्ता होती है। प्रभुसत्ता का उपभोक्ता स्वामी होता है। वो जिस वस्तु की ज़्यादा कीमत देता है, उत्पादक उसी वस्तु को बनाते हैं। उसकी जिस वस्तु में रुचि है वही वस्तु बनती है। तो इस प्रकार उपभोक्ता की रुचियों के अनुसार ही वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो वो उसकी सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? उपभोक्ता के पास है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है यहाँ पर कि जो उत्पादक हैं वो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार नए नए आकार की, नए नए डिजाइनों में वस्तुएं बनाते हैं। जिस तरह से जब अन्य कंट्री में डबल जो गेट वाला फ्रिज वो नहीं आया था, तब तक इन एडवांस जो कंट्री ने ट्रिपल डोर जो है वो निकाल दिया था। तो ये उपभोक्ता को लुभाने के लिए, तो इससे उपभोक्ता का जीवन स्तर क्या होता है? ऊपर उठता है। फिर इसमें प्रतिस्पर्धा होती है, आपस में
कंपटीशन होने के कारण कीमत क्या होती है, कम हो जाती हैं। तो कम से कम कीमत पर उपभोक्ता को वस्तुएं मिलती हैं, जिससे उपभोक्ता का जीवन स्तर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें और क्या हमारा निजी संपत्ति होती है कि उत्तराधिकार का नियम होता है कि एक व्यक्ति की निजी संपत्ति आने वाले समय में उसके जो उत्तराधिकारी होती है उसको मिल जाती है। तो व्यक्ति को मोटिवेशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा छोड़ के जाए। तो इस प्रकार से इसमें व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। और इसमें हमारी जो नए नए आविष्कार, नई नई टेक्नोलॉजी पर बल दिया जाता है कि हम एक नए नए आविष्कारों का प्रयोग करें ताकि हमारी लागत क्या आए, कम से कम आए। तो वस्तु की लागत और क्वालिटी क्या हो कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हो, ताकि उसी बाजार में वो इच्छा रहे उसकी वस्तुएं ज़्यादा बिकें। तो ये तो इसके कुछ गुण थे। अब इसके कुछ दोष भी होते हैं। सबसे जो मेन ड्रॉबैक जो इसका है वो है कि इस बाजार में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। श्रमिक को एक मशीन की तरह वो लोग यूज करते हैं, उसके का शोषण किया जाता है कि उसको जितनी वे देते हैं वो चाहते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, गेन कर सके। तो यहाँ पर श्रमिकों का शोषण किया जाता है। दूसरा, इस बाजार में अव्ययपूर्ण प्रतियोगिता होती है कि एडवर्टाइजमेंट पर वगैरह पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है कि एक दूसरे से कंपटीशन हो जाता है कि मार्केट में वो ज़्यादा रहे, दूसरा चाहता है मार्केट में वो ज़्यादा रहे। तो इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट पर जो फिजूल खर्ची पर खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, नए नए आकार और डिजाइनों की वस्तुएं मिलती हैं तो उपभोक्ता भी क्या करता है, अपना प्रदर्शन प्रभाव के कारण फिजूल खर्ची करता रहता है कि एक दूसरे की देख करके उसको अपने वाली वस्तु क्या लगने लग जाती है। जब नए आकार की वस्तु आ जाती है तो वो अपने वाली पुरानी लग जाती है। तो इस प्रकार से भी इस बाजार में ऐसा पाया जाता है। फिर इस बाजार में हमारा क्या है, लाभ प्राप्ति के लिए वस्तु बनती है, न कि समाज कल्याण के लिए। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनके लिए व्यक्ति ज़्यादा कीमत दे सकता है, चाहे वो अमीर वर्ग के प्रयोग की हों। तो इस हिसाब से वो वस्तुएं जिनकी कीमत लोग कम दे सकते हैं वो वस्तुएं बनती ही नहीं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें लाभ प्राप्ति का ध्यान में रखा जाता है, समाज कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं रखा जाता। फिर इसमें हमारी अस्थिरता पाई जाती है कि कभी जिन वस्तुओं का लाभ प्राप्ति के लिए उत्पादन है, ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, उनकी कीमतें कम हो जाएंगी, जिनका कम उत्पादन है ज़्यादा, तो बाजार में अस्थिरता पाई जाती है। कभी कीमत कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो अस्थिर बाजार पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें जो है जन कल्याण का अभाव पाया जाता है। उन वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं होता जो जन सामान्य, जो गरीब लोग के प्रयोग की होती हैं। तो इसमें जन कल्याण का अभाव पाया जाता है। तो मूल्य में बार बार उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये असंतुलित विकास भी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये इस प्रकार अर्थव्यवस्था में असंतुलित, सभी क्षेत्रों का विकास नहीं होता, सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, जिनमें ज़्यादा लाभ होता है उनका उत्पादन होता है। तो ये अर्थव्यवस्था असंतुलित विकास वाली अर्थव्यवस्था भी होती है। ये भी इसका कुछ दोष है। वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है इसमें कि जिनके पास है वो अमीर हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और जो गरीब हैं वो अमीर ड्रोन्स की तरह उनका खून चूसते हैं, वो खुद तो और ज़्यादा मोटे होते जाते हैं। लेकिन जो जिनका वो खून चूसते हैं, जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच टकराव की स्थिति आ जाती है और नहीं है, इसके बीच समाज बंट जाता है। तो ये इसके क्या थे, कुछ दोष थे। तो दूसरे प्रकार की हमारी जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये वो प्रणाली जिसमें हमारा क्या होता है, क्या उत्पादन करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये सभी निर्णय सरकार के द्वारा या सरकार द्वारा नियोजित केंद्रीय अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। क्या उत्पादन करना भी, कौन सी, कई प्रकार की वस्तुएं पूंजीवादी होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, हमारी युद्धकालीन है, शांतिकाल भी कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे करें, कि श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा करें या पूंजी प्रधान तकनीक के द्वारा करें। ये सभी फैसले सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो जितना भी सोर्स सरकार जन कल्याण की भलाई के लिए करते हैं, इसमें लाभ का कोई महत्व नहीं होता। तो जन कल्याण को ध्यान में रख करके, जनता की भलाई को ध्यान में रख करके ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये प्रणाली जो है वो हमारी जो कार्ल मार्क्स अर्थ था उसकी देन है। तो ये हमारी चीन है, उत्तर कोरिया है, उन देशों में ये प्रणाली पाई जाती है। इस प्रणाली के भी क्या है, कुछ दोष हैं और कुछ लाभ हैं। पहले हम इसके बेनिफिट यानी लाभ देखते हैं कि लाभ इसके क्या क्या हैं। तो लाभ में हमारा क्या आता है कि इससे एक तो सामाजिक कल्याण
सबसे मेन जो लाभ है इससे कि समाज का कल्याण होता है, चाहे हर वर्ग को ध्यान में रखकर समाज का कल्याण जिस वस्तु के उत्पादन से होता है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फिर इससे शोषण का निराकरण हो जाता है कि इसमें सभी को समान महत्व दिया जाता है, किसी का शोषण नहीं किया जाता। फिर इसके बाद इसमें संतुलित विकास होता है, क्योंकि हर वस्तु जो व्यक्तियों के लिए जरूरी होती है हर का उत्पादन किया जाता है, तो हर क्षेत्र का संतुलित विकास ये नहीं है कुछ वस्तुओं का उत्पादन करेगा, कुछ क्षेत्रों का विकास किया जाए, इसमें संतुलित विकास होता है। फिर इसमें असमानताओं में कमी आती है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण सरकार के हाथ में, वो हर व्यक्ति को ध्यान में, समाज के कल्याण में ध्यान में रखकर उत्पादन करती है। फिर इसमें जो वर्ग संघर्ष है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब है और नहीं है के बीच की खाई कम होगी तो वर्ग संघर्ष अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस प्रकार से इसमें उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जो समाज की भलाई के लिए जरूरी हैं। फिर इसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं, अर्थव्यवस्था में स्थिरता पाई जाती है, व्यापार चक्र क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हर एक वस्तु का उत्पादन जनता के हिसाब से किया जाता है, उनको ध्यान में रखकर किया जाता है, तो जो कीमतों में होने वाली कमी और वृद्धि क्या है वो स्टॉप सी हो जाती है, रुक जाती है। तो व्यापार चक्रों से अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, बच जाती है। तो इस प्रकार से ये उसके क्या थे कुछ तेजी से आर्थिक विकास की इसमें सरकार के हाथ में होता है, वो जिस क्षेत्र में चाहती है, जिस प्रकार से नियोजन चाहती है, वहाँ नियोजन का तरीका, नियोजन क्या होता है कि जानबूझकर कोई योजना बनाकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाती है और उसके आधार पर उन लक्ष्यों को प्राप्त करती है, उसको नियोजन कहते हैं। तो वो अपना करके अपना काम करती है और तेजी से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। फिर इसके हमारे क्या थे कुछ दोष भी हैं। दोष क्या हैं इसमें, एक तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कि जैसा राज्य कहता है उसी के अनुसार चलना है, उसी के अनुसार उन्हीं वस्तुओं का, अपने हिसाब से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। फिर इसमें निजी संपत्ति नहीं होती कि सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसी के अनुसार सारा कार्य होता है, तो निजी संपत्ति का कोई ज़्यादा सा रोल नहीं होता। तो इसलिए व्यक्ति को क्या नहीं मिलती, प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। उसको पता है सबको समान सैलरी मिलनी है, तो एक व्यक्ति जिसको ये पता है, दोनों क्या करें, दो व्यक्ति हैं, एक ज़्यादा काम करने वाला दूसरा कम करने वाला है, लेकिन जब सैलरी बराबर मिलती है तो कोई उनको प्रेरणा ही नहीं मिलती कि काम करने की। तो इसमें क्या होती, काम करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती, सभी अपने हिसाब से बराबर से का कार्य करते रहते हैं। फिर इसमें हमारा निर्णय जो लिया जाता है वो सरकार के ऑर्डर के बाद ही लिया जाता है, तो निर्णय लेने में विलम्ब हो जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि हमें ऑटोमेटिक इसी टाइम निर्णय लेना लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऊपर से जो हमें ऑर्डर मिलेगा हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो हम अपनी मर्जी से, जबकि निजी क्षेत्र तुरंत अपना डिसीजन लेने में सक्षम होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे तब वो हम निर्णय ले पाते, तो निर्णय लेने में हमेशा क्या हो जाती है, विलम्ब हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण मतलब कुछ लोग होंगे, जो सरकार है उसके हाथ में ही सारी शक्ति है, तो सरकार के कई बार तानाशाह बनने के आसार आ जाते हैं, तो ये भी इसकी कमी है। तो ये हम कुल मिला के कह सकते हैं कि अव्यवहारिक सा है हमारा समाजवाद, तो एक अव्यवहारिक दृष्टिकोण की अर्थव्यवस्था है। फिर तीसरा जो प्रकार है हमारा अर्थव्यवस्था का वो है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दो क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख की भूमिका निभाता है और निजी क्षेत्र उसके सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र पूरक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र है। सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकती है, तो क्या कब कैसे करना है, कुछ क्षेत्र सरकार के पास है, कुछ निजी व्यक्तियों के पास है। तो सरकार अपने हिसाब से कार्य करती रहती है, लेकिन निजी क्षेत्र पर एक अंकुश लगा देती है कि कीमतें, मान लो वो निजी क्षेत्र अपनी मन मर्जी से जितनी भी चाहे नहीं बढ़ा सकता, सरकार उनके ऊपर एक अंकुश लगाती है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जिस प्रकार से कृषि है उनके न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देती है, तो ये सारा सरकार बीच में हस्तक्षेप करके ऐसा कर देती है, अपनी मन मर्जी से निजी क्षेत्र को नहीं चलने देती, लेकिन वो कार्य करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, ये किसकी देन है, तो जे.एम. मेनार्ड केन्ज की देन है ये अर्थव्यवस्था। तो उसमें हमारा क्या है, भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये ऐसे देश हैं जिनमें क्या पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के
अब हम क्या है गुण और दोष देखेंगे। गुण तो एक ही, तेजी से आर्थिक विकास की इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ हम क्या करते हैं निजी क्षेत्र के महत्व को भी स्वीकार किया गया है, इसलिए तेजी से हमारा क्या होता है आर्थिक विकास होता है। फिर इसमें वर्ग संघर्ष भी कम होता है कि सरकार जो है जो इस प्रकार से कार्य करती है, आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती रहती है, जन कल्याण की भलाई वाली वस्तुएं भी पैदा होती हैं और सरकार जो है अमीर वर्ग पर बंदिशें लगाकर गरीब वर्ग के कल्याण पर खर्च करती है। तो इस प्रकार से जो वर्ग संघर्ष है वो कम होता है, अमीर और गरीब की जो बीच की खाई है वो कम होती जाती है, असमानता में कमी आती है। तो इसके साथ साथ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन भी मिलता है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, सरकार हर जो 1991 के बाद से प्राइवेट क्षेत्र के लिए जो योजना है वो करती जाती है कि प्राइवेट क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलती जा रही है कि पहले सरकार के पास जितने क्षेत्र थे सरकार ने फिर उसको घटा दिया, आगे आने वाले समय में फिर उसको घटा दिया कि 17 थे, इस तरह से कम करके फिर उसको 4 किया, 4 से 2। तो कुछ एक क्षेत्र सरकार ने अपने पास रखे, वरना प्राइवेट व्यक्ति उनमें निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र का भी है जो इन क्षेत्रों को, फिर जो भारी भरकम उद्योग हैं जिनका गेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, निजी क्षेत्र उनमें निवेश नहीं करना चाहते, तो उनमें कौन निवेश करती है, जिस तरह भाखड़ा बांध है उसको बनाने में काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी समय बाद, गेस्टेशन पीरियड इतना लंबा है कि फ्रूट देने का समय काफ़ी समय बाद आएगा कि पहले बांध बनेगा, फिर उसका पानी खेतों में जाएगा, वहाँ से फिर टैक्स कोलेक्ट होगा, जो लगान है वो मिलेगा, फिर सरकार को आमदनी होगी या बिजली बनेगी। तो इतने लंबे प्रोजेक्ट्स पर प्राइवेट व्यक्ति निवेश नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ तभी की तभी निवेश करके तभी फ्रूट चाहता है। तो सरकार दोनों ही क्षेत्र साथ साथ है, तो जिन क्षेत्रों में प्राइवेट निवेश नहीं करना चाहता वहाँ सरकार निवेश कर देती है, और जहाँ पर प्राइवेट व्यक्ति इजली निवेश कर सकते हैं, सरकार से बढ़िया तरीके से कार्य कर सकते हैं, वो क्षेत्र सरकार ने किसके लिए खोल दिए, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए। तो दोनों ही क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयोगी हैं। तो ये इसके क्या थे, हमारे कुछ लाभ थे। फिर इसके क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स में हम कह सकते हैं कि एक तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें जो योजनाएं हैं वो ठीक हैं, बनती अच्छी हैं, नियोजन अच्छा है उनका, लेकिन नीचे तक आते आते वो योजनाएं क्या फ्लॉप हो जाती हैं। मान लो कि 100 रुपये ऊपर से आए तो नीचे से आते आते 2 रुपये भी परियोजना में नहीं लग पाते, कि योजनाएं तो अच्छी तरह से बनती हैं लेकिन इनका क्रियान्वयन जो है अच्छे से लागू अच्छे से नहीं होती। कि आर्थिक नियोजन हमने अपनाया, नियोजन के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य को बांट दिया कि इतने करोड़ रुपए, लेकिन क्या है कि सड़क पहले दिन बनती है, नेक्स्ट डे वो टूटना भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सरकारी जो कार्य हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो ढंग से नहीं हो पाता इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में। दूसरा, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सरकारी क्षेत्र है उसमें जो है रिश्वतखोरी है, भाई भतीजावाद है, इसके कारण ऐसे व्यक्तियों को जो दी गई है जो क्वालिफाइड नहीं है, तो ये क्षेत्र इसकी क्या है सबसे बड़ी कमी। दूसरा, ये निजी क्षेत्र को अपने हिसाब से कार्य करने पर एक अंकुश लगाता है, तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन पर भी क्या है रोक है। इसमें भी हमारे दोनों क्षेत्र कई बार आमने सामने खड़े, टकराव की स्थिति आ जाती है, तो ये भी इसकी कमी है। तो इस प्रकार इस अर्थव्यवस्था में कई बार क्या हो जाती, कीमतों की अस्थिरता सी आ जाती है। तो ये इस अर्थव्यवस्था के ड्रॉबैक थे। सबसे मेन इसमें बात यह है बच्चों कि कई बार आप क्या है समाजवाद के लिए साम्यवाद शब्द लिखा हुआ मिलता है, जबकि गलत है। समाजवाद कॉन्सेप्ट अलग है और साम्यवाद कॉन्सेप्ट अलग है। समाजवाद तो क्या होता है, ठीक है, दोनों के लक्ष्य जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो सेम है। समाजवाद का लक्ष्य भी समानता है और साम्यवाद का लक्ष्य भी समानता है, लेकिन जो रास्ता है जहाँ पर उस उद्देश्य को प्राप्त करने, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता जाता है वो दोनों का डिफरेंट है। समाजवाद क्या है, राज्य को महत्व देता है, वो कहता है जो समानता है वो राज्य ले आएगा, सरकार ले आएगी, वो ऐसे कार्य करेगी कि जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता ज़्यादा उसको वेतन दे, कम कार्य करता कम वेतन दे, लेकिन बीच में सभी के समानता रखना सरकार का कार्य है कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो सरकार खत्म करेगी। लेकिन साम्यवाद का रास्ता थोड़ा अलग है। वो साम्यवाद कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कि सरकार ही वो फैक्टर है जो
किसका करता है? गरीबों का शोषण करवाता है सरकार, जो अमीरों के साथ है। तो वो सरकार को समाप्त करके ही क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सरकार को समाप्त करके ही हमारी समानता स्थापित हो सकती है। वो कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब गरीब वर्ग अमीर वर्ग पर टूट पड़ेगा, क्रांति होगी, वर्ग संघर्ष होगा। तो क्योंकि गरीब वर्ग क्या है? बहुसंख्यक वर्ग है, जीत गरीब वर्ग की होगी तो समानता स्थापित होगी। वो कहता है कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा, ना कि कार्य के हिसाब से कि जिसकी ज़रूरतें कम है कम वेतन। तो दोनों का उद्देश्य सेम है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो दोनों की अलग है। थैंक यू।